प्रोग्राम बदे मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टर। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध में अलहदगी पसंद तहरीक की मौजूदगी का इंकशाफ करके नई बहस छेड़ दी। तज्जियाकारों ने जरदारी के बयान को पंजाब को डराने के मुतरादिफ करार दे दिया। जरदारी ने क्या बयान दिया, क्या सिंध में GSN की अलहदगी पसंद तहरीक मौजूद है, जानेंगे सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बब्बर से जो हमारे साथ आज के प्रोग्राम मौजूद होंगे। इसके अलावा बात करेंगे कावन हाथी के बाद नूरजहां हथनी की हालत तशवीशनाक, इस्लामाबाद के बाद कराची चिड़ियाघर की बेहिस इंतजामिया का बेज़बान जानवरों के साथ जालिमाना रवैया, सिंध हुकूमत ने 250 एकड़ पर मुश्तमिल चिड़ियाघर को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया। क्या चिड़ियाघर बंद करके दर्जनों एकड़ कीमती आराजी साई सरकार किसी लैंड माफिया के हवाले करने जा रही है, जानेंगे अहम तफसीलात। ब्यूरो चीफ GTV कराची जिले हैदर हमारे साथ मौजूद होंगे, इस मामले पर उनसे डिटेल्स लेंगे। क्लासेस साहब, सबसे पहले हम वेलकम करेंगे सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बब्बर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से आसिफ अली जरदारी के बयान का हमने जिक्र किया कि उन्होंने एक नारा या एक ये जो सिंबॉलिक स्लोगन ही कहा जा सकता है, GSN की उन्होंने बात की है। मोहसिन बब्बर साहब, ये बताइएगा कि ये वाकई जो इस पे तज्जिया किया जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि ये पंजाब को डराने के मुतरादिफ है, ये ऐसा ही है? मोहसिन बब्बर साहब हमारे साथ मौजूद इस वक्त नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गई है कॉल, उनको ले रहे हैं लाइन पे। क्लास साहब, ये इसी तरह ही है जिस तरह से अज्यूम किया जा रहा है? ये बड़ी वैसे अजीब सी बात मुझे लगी है कि इस वक्त पॉलिटिकल टर्माइल पाकिस्तान का किसी और को नहज पे चला जा रहा है। और जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, उन्होंने हामिद मीर साहब का मेरा ख्याल इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने ये बात की है कि सिंधी वहाँ पे अलहदगी पसंदगी सामने आ रही है। सवाल यह है कि आपकी हुकूमत 2008 के बाद आज तक आपकी हुकूमत है, कितने साल बनते हैं? 15 साल, ऑलमोस्ट 15 साल से आपकी हुकूमत है। उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे सिंधी नेशनलिस्ट या इस तरह के लोग हैं तो नाकामी किसकी है? आपकी नाकामी है। इसका मतलब है आप अपने सिंध के लोगों को या वो एलिमेंट्स जो हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। 15 साल बहुत बड़ा टाइम होता है कि किसी भी सूबे या किसी भी मुल्क या किसी भी रियासत को उसको टर्न अराउंड करने में। अब 15 सालों से मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि अचानक उनके जहन में सिंधी अलहदगी पसंद तहरीकें जो है ना, मतलब आपकी 15 साल हुकूमत के बाद आपको अचानक याद आ गई कि सिंध में हो रहे हैं। देन ये तो आपकी सबसे बड़ी फेलियर है। मेरा बब्बर साहब आपके साथ। मोहसिन बब्बर साहब, जिस तरह से क्लासेस आपने कहा, जब आप वोट लेना चाह रहे होते हैं तब आप इस तरह के नारों की बात करते हैं या आप इस तरह की तहरीकों की बात करते हैं, ये वाकई एक बहुत बड़ा अलमिया है कि 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध पे हुकूमत कर रही है और फिर जरदारी साहब GSN की बात कर रहे हैं। तो ये क्या, किसकी बारे में बात कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो देखिए, इस नारे से, इस नारे का या इस बात का सिंध में तो कोई असर नहीं पड़ेगा। उन सबको पता है कि यहाँ पर GSN की सियासी सोच जरूर है, लेकिन कोई भी इंसर्जेंसी, मिलिटेंट कार्रवाई या कोई भी इस किस्म की चीज नहीं है यहाँ पर। हालांकि बल्कि अभी तो वेरी रिसेंटली पिछले 1-2 साल में क्या हुआ है कि जो तमाम GSN के धड़े हैं छोटे छोटे, वो सब अब पार्लियामेंट की सियासत और पार्लियामेंट पर यकीन रखने वाली पार्टियों के साथ दे रहे हैं और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और अभी एक लॉन्ग मार्च अभी पिछले दिनों निकला था सिंधी एक कॉमपरस्त पार्टी का, सिंध यूनाइटेड पार्टी का, और वो जीन सैयद साहब के पोते हैं जो कि पार्टी को हेड करते हैं। तो वो एक पार्लिमानी सियासत में यकीन रखते हैं, उनका इत्तेहाद DDA के साथ है, वो इलेक्शन लड़ते हैं हमेशा, और इस तरीके से और बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपने भी कोई नहीं सुना होगा कि सिंध में कोई ऐसी कार्रवाई आपको नजर आई हो, कोई पुलिस के खिलाफ या कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं, कोई भी पहाड़ों में नहीं है, कोई भी जंगलों में नहीं है। हाँ, इंसर्जेंसी जरूर है एक्ट, जो कि कच्चे में डाकू राज है, उनकी इंसर्जेंसी है, उसको ये रोक नहीं पाए, बल्कि वो तो अभी शिद्दत के साथ सामने आई है। सिर्फ एक जिले का आपको मिसाल दूं, कंदकोट के जिले में कल तक 22 लोग अगवा हैं सब। तो आप बताएं कि ये लोग जो उधर इस किस्म के लाकानूनियत है, इसको अगर इंसर्जेंसी वो कह रहे हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन GSN और अलहदगी पसंद तहरीक की आप किसी भी आदमी से आके पूछ लें सिंध में आके किसी भी शहर में कि कोई ऐसी सूरत हाल है, आपको आम आदमी बता देगा ऐसी तो सूरत हाल में नजर नहीं आ रही। तो ये मेरी राय, मेरी नजर के मुताबिक ये सिर्फ पंजाब को डराया जा रहा है कि देखें जी, आप अगर हमें आगे नहीं आने देंगे तो बलूचिस्तान तो वैसे ही वहां पर शोरिश है, खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब है, तो सिंध भी आपके हाथ से निकल जाएगा अगर आप हमें कंटिन्यू नहीं करवाएंगे। तो ये इस किस्म की कोई सियासी स्टेटमेंट पंजाब के लिए दी जा रही है, लेकिन सिंध में इस पर लोग तो, यहाँ पर लोग तो हंस रहे हैं इस स्टेटमेंट पर कि यहाँ पर इस किस्म की बात क्यों कर दी गई है। आपने भी यहाँ पर सिंध में इस वक्त है। आपने भी बात की कि डाकू राज की, कि कच्चे के इलाके में डाकू हैं, वहाँ पे लोग अगवा हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं। ये जितना डाकू राज वहाँ पे है सिंध में, जिन एरियाज में बता रहे हैं ऑपरेशन बता रहे हैं, इतना डाकू राज तो पंजाब में भी है। यहाँ भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ भी ऑपरेशन हो रहे हैं, इस वक्त पंजाब में भी ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ भी कच्चे के इलाके इधर हमारे उस पर
पंजाब के जो एरियाज़ हैं वहाँ भी हो रहे हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा फ़र्क है? अगर वहाँ भी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन इंसर्जेंसी उसको समझते हैं तो इतना तो पंजाब में भी हो रहा है, तो फिर पंजाब के लोग क्यों डर जाएंगे वहाँ पे कि जनाब के बहुत बड़ा कोई तूफ़ान आ गया सिंध में और जरदारी साहब ने उन्होंने कह दिया तो फिर इसके बाद तो खैर नहीं है वहाँ पे सिंध में। देखो, पंजाब के कच्चे के जो डाकू हैं वो एक आध जिले तक, रहीम यार खान का जो डिस्ट्रिक्ट है जो सिंध के साथ लगता है, क्योंकि उनके नेटवर्किंग यहाँ के साथ भी है, तो वहां पर आपको पता है कि ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, और ज्यादा ऐसे थोड़ा सा आगे चले जाएं तो वहां पर ऑपरेशन हो रहा है। सिंध में तो काफी जितने भी अजला हैं जो कि कच्चे के साथ लगते हैं, वहां पर यहाँ पर हर जिले की सूरत हाल तकरीबन ऐसी बनती जा रही है लाकानूनियत की। और यहाँ पर आपको बताऊं, देखें रऊफ भाई, एक चीज आपको मिसाल लेता हूँ कल का। एक सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पुलिस अगर कच्चे में कार्रवाइयां कर रही है तो वो कच्चे के जो डाकू हैं वो लाइव नशरियात चलाते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। जो पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो रही है उसको लाइव चलाते हैं। वो उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, वो चलाते हुए दिखा रहे हैं कि जी हम देखें ये चला रहे हैं, और उनके बख्तरबंद गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं वो भी वो दिखा रहे हैं। तो अंदाजा लगाएं, पुलिस एक तरफ ये काम कर रही है, एक तरफ से वो खुलेआम वहां पर घूम रहे हैं, और अभी तक प्रोफेसर अजमल सावंत शहीद के कातिलों में एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बल्कि वो जो एसपी साहब थे उनको कल तबादला कर दिया गया है उनका वहां से, जो कि उन्होंने एक मीडिया में परसों आगे बयान दिया था कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और कुछ लोगों को जो इसके पीछे जिनका हाथ था उन पर भी हाथ डालने जा रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार करने जा रहे हैं, और उनके बाद अगले ही घंटे में उनका तबादला हो गया दूसरे जिले में। मतलब अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर कितनी संजीदगी है इस मामले को देखने के लिए, और इस मामले से तवज्जो हटाने के लिए जो यहाँ पर लाकानूनियत है, रगवा हो रहे हैं, इसकी वजह से शायद ये। और कारकर्दगी भी उन्होंने बात की है। कारकर्दगी की क्या है? हेल्थ सेक्टर की कारकर्दगी का आलम यह है कि जितने भी कामयाब अस्पताल यहाँ पर चलाए जा रहे हैं वो सारे प्राइवेट पार्टीज के पास है, प्राइवेट मैनेजमेंट चला रही है। बाकी सिंध के अस्पतालों का हाल तो बहुत ही बुरा है। आम आदमी का, गरीब लोगों का जो अस्पताल है छोटे छोटे, उनका हाल बहुत बुरा है। वो दरमियान में तो खबरें आई थी कि वहाँ किडनी के, लिवर वगैरह के ट्रांसप्लांट के कुछ अच्छे कुछ सरकारी सेक्टर में भी बिलावल भुट्टो साहब ने भी इफ्तिताह किए थे, तो वो भी तो खबरें आई थी कि कोई वहाँ पे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है पीपल्स पार्टी वालों ने। तो आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में 15 सालों में, कोई वहाँ पे हेल्थ, स्कूल, रोड्स, बाकी चीज़ों पर कुछ भी नहीं हुआ। ये सूरत हाल हुई 2008 वाली आप कह रहे हैं? जी सर, हेल्थ सेक्टर का मैंने अर्ज किया कि हेल्थ सेक्टर के वो अस्पताल, NICVD, गम्बट और डॉक्टर अदीब रिजवी और एंडस हॉस्पिटल, ये वो तमाम हॉस्पिटल हैं जिनका क्रेडिट हमारे पीपल्स पार्टी ले रही है, वो सब के सब प्राइवेट मैनेजमेंट है। वहां पर सरकारी मुलाजिम नहीं है सर, वहां पर सब के सब प्राइवेट मैनेजमेंट के लोग हैं, और प्राइवेट लोग, हाँ, फंडिंग सिंध गवर्नमेंट से काफी वहां जा रही है और वो दे रहे हैं, उसका क्रेडिट वो ले लेते हैं। आप ये नहीं समझते मोहसिन, आप ये नहीं समझते कि हमने प्राइवेट, ये जो हमारा सरकारी सेक्टर है बड़ी हद तक जो ऑफिशियल कंट्रोल में रहे हैं, मतलब सरकारी लोग हेड करते हैं, तो एक इतनी मिसमैनेजमेंट होती है किसी स्टेज पे कि तबाह कर देते हैं इदारों को। हमने बहुत सारी देखे, PIA देखिए, रेलवे देखिए, हमने इसके बाद और बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसी तरीके से हॉस्पिटल्स का हमने भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है कि वो हर जगह तबाह हुआ है। वहाँ पे सरकारी सेक्टर ने जो है, प्राइवेट सेक्टर के लोग आते हैं तो वो कहा जाता है शायद बेहतर मैनेज कर लेते हैं, लोग काम भी करते हैं, डर के भी रहते हैं। अदरवाइज सरकारी तो ठीक है जी कि घर की बात है, आए ना आए, काम करें ना करें। सो आप नहीं समझते कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तजर्बा जो है ये कंपेरेटिवली बेहतर है? डू यू एग्री विद दैट? सर फिर तो राहुल भाई, सारी गवर्नमेंट थर्ड पार्टी को दे देनी चाहिए ना, वो तमाम, सिर्फ हेल्थ सेक्टर क्यों? दी तो हुई है। आप खुद कह रहे हैं कि कच्चे के वो डाकू जो हैं हुकूमत ही चला रहे हैं ना, अपनी पैरेलल हुकूमत उन्होंने चलाई हुई है। आप तो खुद बता रहे हैं कि वहाँ पे कैसे फ्रीली वो ऑपरेट भी कर रहे हैं, सोशल ये मीडिया पे वीडियोस भी चला रहे हैं, रॉकेट, मतलब उन्होंने रियासत तो कायम की हुई है, रियासत के अंदर सबलेट तो की हुई है। मैं ये कह रहा हूँ जो भी प्राइवेट सेक्टर को दिया है वो कामयाब है। अगर डाकू भी हैं तो वो भी कामयाब है, अगर प्राइवेट सेक्टर में वो चल रहे हैं वहां पर। तो सूरत सिंध में 2008 में जब ये पीपल्स पार्टी आई थी, मैं आपको हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन के जो इंडिकेटर्स थे, लिटरेसी रेशो जो 53-54% था, आज भी वही है। 15 साल में कम से कम 1-2%, 3% तो लिटरेसी रेशो बढ़ा देते। हेल्थ सेक्टर के जो भी इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर कर लेते। अच्छा, पॉवर्टी में आप ये देखें कि अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा है कि सिंध में, बिलावल साहब का खुद स्टेटमेंट है, CM साहब का खुद स्टेटमेंट है कि 75% पॉवर्टी बढ़ गई है सिंध में। तो मुझे पता है 15 साल में इतने पैसे आए, इतने इंजेक्ट हुए, हेल्थ भी ठीक हो रही है बकौल उनके, एजुकेशन भी ठीक हो रही है, तो फिर पॉवर्टी 75% कैसे चली गई है? तो ये तो अलबिया है जो इनके अपने स्टेटमेंट से, कोई हमारा एनालिसिस नहीं है इनके। ये क्या वजह है मोहसिन के तमाम चीजें जो आप बता रहे हैं इस पे साफ पीपल्स पार्टी का डिफरेंट व्यू होगा। वो तो कहते हैं जी हमने बहुत सारे काम किए हैं, दावे भी करते रहते हैं,
फिर सिंध में जो एक रोमांस है पीपल्स पार्टी के साथ लोगों का, कुछ भी हो जाए 5 साल वो पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहेंगे, जरदारी साहब को भी कहेंगे, लेकिन वो इलेक्शन वाले दिन वो ठप्पा जो है ना वो तीर पे लगाते हैं। तो उसके बाद हुकूमतें या इलेक्टेड लोग क्यों काम करें, अगर जब उन्हें पता ही है कि 5 साल बाद लोग जो हैं हमें वोट डालेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ता नहीं है, तो वाई शुड दे वर्क। देखिए, सिंध में अपोजिशन खत्म हो चुकी है राहुल भाई। अपोजिशन का मतलब ये है कि देखिए जीडीए जो है वो अपने कराची तक महदूद है। पीटीआई कराची डिफेंस क्लिफ्टन से आगे वो निकलने को तैयार नहीं है। सिंध के अंदर अपोजिशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिर्फ कॉम्प्रेस पार्टियां जो हैं वो इशू टू इशू बेस्ड वो लोग तहरीक अपनी चलाते हैं। कोई इशू आता है तो उस पर वो तहरीक चलाते हैं। अदरवाइज सिंध में कोई अपोजिशन है, तमाम के तमाम तकरीबन आप समझें कि 95% जो वडेरे जागीरदार और जो इलेक्टेबल्स हैं, चाहे छोटा काउंसलर का इलेक्टेबल हो, उसको पीपल्स पार्टी में लाया गया है। फिर बाय हुक और क्रुक उसको पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करवाई गई है। हर किसी को लाया जा रहा है, और कोई रास्ता है नहीं, जो भी मिलना है। अब मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूं, जनरल मुशर्रफ के दौर में आप भी गवाह हैं कि जिलों को फिefdom बना दिया गया था नाजमीन के थ्रू। ऐसे ही है। यहाँ पर अब पिछले 15 साल में तहसीलों को फिefdom बना दिया गया है। तहसील का जितना भी स्ट्रक्चर जो सिस्टम है, हेल्थ का, एजुकेशन का, पुलिस का, रेवेन्यू का, वो उस एक एमपी एमएनए के पास है। उसकी सारी इनकम, सारे प्रोजेक्ट्स, वो सब कुछ वही मैनेज करता है और उसको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में अख्तियार दिए गए हैं। तो अच्छा जरा थोड़ा सा कराची पे आपका मौसम जरा फायदा उठा लूं मैं, ये जरा कराची की तरफ आएंगे। आपको क्या लगता है वहाँ पे ये एमक्यूएम जो है अल्ताफ हुसैन साहब के जो जेर असर है, वो रिपोर्ट्स इस तरह लगता है दोबारा रिवाइव हो रही है। इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए कराची शहर में जो 14 सीटें इन्होंने ली थी, अब उनके जहन में आया है कि जनाब कि ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी काम नहीं हो रहा इनसे, इस पर फ़रूख सितार साहब भी मैनेज नहीं कर सके, बड़ा टाइम दिया, हमने सब कुछ देखा, तो दोबारा वो सोचा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब का जो वो क्लाउड है, उनके लोग हैं, उनको पिच किया जाए नए इलेक्शंस में और इमरान खान साहब को काउंटर किया जाए। कोई इस तरह की आपके पास रिपोर्ट्स हैं कोई कराची से? देखें, कराची में अल्ताफ हुसैन का जो ग्रुप है एमक्यूएम का, उसका उर्दू बोलने वाला जो वोटर है एक बड़ा हिस्सा उनके साथ है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप ये ज़मीनी इलेक्शन के तमाम रिजल्ट देख रहे हैं। जो इलेक्शन जीत के लोग आए हैं वो 15,000 20,000 वोट के ऊपर जीत के आए हैं, जो कि 2-2 लाख पर जीतते थे किसी जमाने में, 1.5 लाख पर। तो ये जो बाइकआउट अल्ताफ हुसैन ग्रुप ने कराची में किया हुआ है, उसका मामला हो रहा है। और दूसरा पीटीआई का पिछले 3-4 सालों में जो फेलियर रहा है, हालांकि उन्होंने कुछ वोट उर्दू बोलने वाले और पश्तो बोलने वाले जो कराची में रहते हैं और दीगर कौमियतें हैं, उनका अच्छा खासा वोट बैंक उन्होंने कायम कर लिया था। लेकिन उनको भी मायूसी शदीद हुई है। इस वजह से लोग अब थोड़ा सा वेट भी कर रहे हैं कि अब क्या सूरत हाल बनती है। इसलिए ज़मीनी इलेक्शन को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो कराची में बहुत पेनिट्रेशन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनकी तरफ से इस तरीके से वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। आप देखें वोट उन्होंने बाइकआउट क्यों किया लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का, हालांकि अगर ताकतवर थे, सब धड़े साथ मिल गए थे, तो फिर उनको बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को शॉर्ट पिच बना के दे दी कि जी आपके लिए हम बाइकआउट करते हैं। तो ये सूरत हाल वहां पर बन रही है। अल्ताफ ग्रुप बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से आ गया, लेकिन ज़ाहिर है अब उनको सियासी तौर पर इजाजत मिलती है अपना सरगर्मियां करने की और ऑफिस खोलने की और पार्टी चलाने की और इलेक्शन लड़ने की, तब पता चलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, नहीं मिलती है तो ये मसला रहेगा। आपको क्या लगता है कि अगले इलेक्शन में अगर अक्टूबर में होते हैं जनरल इलेक्शंस, इमरान खान साहब ने 14 वहाँ पे सीटें ली थी, पॉपुलर वो इस वक्त समझे जाते हैं, पंजाब में बहुत पॉपुलर हैं, केपी में भी हैं, वो दोबारा 14 सीटें निकाल लेंगे वहाँ से कराची से इन हालात में? उनकी पॉपुलैरिटी का लेवल क्या है इस वक्त? डिसअपॉइंटमेंट की बात करें, अब तो इमरान खान साहब 1 साल से वज़ीर आज़म नहीं है, लिहाजा लोगों की तवक्कुआत तो कम हुई होंगी खान साहब पे। उस वक्त तो ठीक है गुस्सा होगा लोगों को, अब तो नहीं होगा, 1 साल हो गया, अब तो उनका गुस्से का रुख कहीं पे होगा। तो क्या लगता है कि ये वोट बैंक है खान साहब का भी इंटैक्ट या स्कैटर्ड हुआ है? सर देखें, 14 सीटें आपको पता है, हमें पता है 2018 में कैसे ली गई थी। उसमें एक एमएनए साहब जब इमरान खान साहब के साथ कराची के एक एमएनए मुलाकात के लिए पहुंचे इस्लामाबाद के, जी मैं तो उनको देख के उन्होंने कहा तुम भी एमएनए मुंतखब हो गए हो क्या? ये सूरत हाल थी उस वक्त। 14 सीटें जो ली गई थी, अब 2-3 सीटों से ज्यादा नजर नहीं आ रहा इनकी ताकत हमें कराची में। आप देख लें रिजल्ट, जितने भी बाई इलेक्शन कराची में हुए हैं, वो सीट जो कि पीटीआई ने ली थी, खुद फैसल वावडा की जो सीट थी, वहां पर कितने वोट लिए? अब 5-5 हजार 8 हजार वोट वाले कॉन्स्टिट्यूंसीज इनके रह गए हैं, जो इनके अपने वोट हैं।
जो पीटीआई की वोट है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000, 8,000, 10,000 नहीं, लेकिन से वोट मोहसिन ज्यादा नहीं ले पा आप रहे ये हैं। बात तो मानेंगे ना कि एक जनरल इलेक्शंस की वेव और होती है, ज़िमनी इलेक्शन की वेव डिफरेंट होती है। जनरल इलेक्शन में फ्री आपके लिए एक मैदान होता है, लोगों को नहीं पता होता किसकी हुकूमत बनेगी, कैसे कैसे बनेगी। जब हुकूमत चली जाती है तो वो डिफरेंट चीज़ें होती है। तो आप अभी भी समझ रहे हैं कि इनको वोट नहीं मिलेगा, और अगर इनको सीटें नहीं मिलेंगी 14 में से, मतलब आप कह रहे हैं 3-4 मिलेंगी, तो बाकी 10-12 सीटें कौन सी पार्टी लेगी सर? देखिए सर, पीपल्स पार्टी ने काफी कराची में गेन किया है। पीपल्स पार्टी ने कराची में काफी पेनिट्रेशन ड्यू टू देयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और उन्होंने पॉलिटिकली भी बहुत पेनिट्रेट किया है बहुत सारे इलाकों में। उसका रिजल्ट लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया है, इस वजह से भी कुछ सीटें पीपल्स पार्टी 2-4 सीटें ज्यादा ले जाने का इम्कान है। जमात इस्लामी भी शायद एक आध सीट जो है वो ले सकती है, जबकि एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम अल्ताफ ग्रुप अगर वो आते हैं इसमें, तो ये डिवाइडेड बहुत ज्यादा मैंडेट कराची में आपको नजर आएगा। तो उनमें टेसोरी साहब ने जो इनकी वो गवर्नर साहब ने सुलह सफाई करवाई थी दरमियान में, उसका कोई नतीजा निकलेगा? कोई नया अलायंस या वो सीटें ले सकते हैं, या अभी आप समझते हैं अल्ताफ हुसैन साहब का जो ग्रुप है उनकी ब्लेसिंग होगी, वो मैदान में आएंगे तो ही वोट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा? तो टेसोरी साहब का कोई रोल से कोई फर्क पड़ा है वहां पे? तो देखिए, टेसोरी साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए थे, और वो जिस तरीके से आए हैं, और उसमें तो कोई खुद एमक्यूएम पाकिस्तान खुश नहीं थी, लेकिन ज़्यादा नॉमिनेशन आ गई थी तो उनको भी हाँ करना पड़ी। अदरवाइज ये सारा ग्रुप कोई भी खुश नहीं था टेसोरी साहब के आने में। एमक्यूएम अल्ताफ के बगैर एमक्यूएम कराची में जो हकीकत, जमीनी हकीकत है, चाहे आप डिनाई करें जो भी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एमक्यूएम अल्ताफ के बगैर एमक्यूएम शायद अब उस तरीके से सामने ना आ सके, बल्कि और कमजोर होने की तरफ जाएगी अगर एमक्यूएम अल्ताफ सामने नहीं आता। और एमक्यूएम अल्ताफ के आने से ही अगर उनकी सियासी सरगर्मी यहाँ पर बढ़ेगी, चाहे अल्ताफ साहब वापस आए या ना आए। जब तक वो नहीं आते कराची में सूरत हाल यही डिवाइडेड, कोई सीट कोई ले जाएगा, कोई जमात इस्लामी ले मेरा जाएगी, ख्याल कोई है पीपल्स शायद पार्टी ले जाएगी। अल्ताफ हुसैन साहब तो लंदन छोड़ के नहीं आएंगे, वो तो हरगिज नहीं आएंगे, एक लाइफ स्टाइल उनका अपना वहाँ पे बन चुका है, वो छोड़ के इधर नहीं आएंगे। बहरहाल आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपसे बात करते रहेंगे और आपके तबसरों से आप हमें एजुकेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मोहसिन बब्बर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बहुत अहम मसला, कावन हाथी के बाद नूरजहां हथनी जिस तरह की हालत में, तशवीशनाक हालत में है, और फिर इसके बाद जो चिड़ियाघर की इंतज़ामिया है वो जो फैसला कर रही है इसको बंद करने का, इस बारे में बात करेंगे। ब्यूरो चीफ जीटीवी कराची ज़िले हैदर हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची जीटीवी ज़िले हैदर, उनको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम ज़िले हैदर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ज़िले हैदर साहब, 2-3 चीज़ें हैं जिन पर आपसे बात होनी है, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो हथनी वाला मसला है, ये इसके बाद ये जो चिड़ियाघर इंतज़ामिया है ये कह रही है कि हम चिड़ियाघर को बंद करते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा इसका बैकग्राउंड, इस हथनी का, किस तरह से इसे पाकिस्तान लाया गया, क्यों ये इस हाल में है? देखिए, ये इंतहाई शर्मनाक बात है और शर्म का मुकाम है पाकिस्तानियों के लिए, और बिलखसूस जो है वो सिंध हुकूमत के लिए। ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने पूछा है तो मैं बता दूं कि कराची में इस वक्त 4 हाथी हैं, 2 हथनियां हैं और 2 हाथी हैं, जो कि 2 जू में हैं और 2 जो है सफारी पार्क में जो एक मिनी जू बनाया गया है वहां पर है। अलमिया ये है क्लासरा साहब, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, और अगर आप मेरी बजाय हथनी का इंटरव्यू लेते तो हथनी आपसे एक बात जरूर कहती कि मेरा घर लूटने वाले मेरे कातिल यही तो हैं, बनाकर बैठे हैं जो मेरे सोगवार हैं। वाह वाह। आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि एक हथनी और एक हाथी जो है वो एक दिन में 40 किलो जो है वो खुराक खाता है, और उसको पता है कितनी खुराक दी जा रही थी? 5 किलो। 5 किलो खुराक एक हाथी को दी जा रही थी। 2 करोड़ रुपए जो है एक कॉन्ट्रैक्टर के बाकी हैं और 1 करोड़ कुछ जो है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के बाकी हैं। हथनी को कोई बीमारी नहीं थी, हथनी को खुराक कम मिली जिसकी वजह से वो बैठ नहीं सकी है। वो कई माह तक जो है वो खड़ा रह के उसने खाना खाया है, और वो सोई भी जो है वो खड़े होकर है, लेकिन और उसके टांग के जो टिश्यू हैं वजन की वजह से वो फट गए। उसको कोई बीमारी नहीं है। जब टीम आई है डॉक्टर्स की, उन्होंने चेक किया है तो उन्होंने बताया कि इसके टिश्यू फट गए, लेकिन उनको वजह नहीं मालूम थी कि 40 किलो की बजाय उसको 5 किलो खुराक डेली दी जा रही है, और उसके पैसे जो है वो खा लिए गए। गवर्नर वहां गए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है डॉक्टर सैफ वो वहां गए, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है, पूरी तहकीकात करी है, जिसके बाद ये चीज सामने आई है कि कॉन्ट्रैक्टर को ना सिर्फ पैसे पूरे नहीं दिए गए, बल्कि हाथियों को भी जो मुकम्मल खुराक है जो एक सेहतमंद हाथी को दी जाती है वो नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये एक लॉस हुआ है। अब टीम जो है जर्मन की वो कल या परसों यहाँ पहुंचेगी
उसके बाद उसका इलाज किया जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं ज़िले हैदर के हम ऐसे एक कमाल के लोग हैं, बेज़बान जानवरों का जो बजट है, खाना है, उनकी जो खुराक है, हम वो भी खा गए हैं। मतलब हमारा बस उन पे चला है, बेज़बानों पे, जिन बेचारों को मांग नहीं सकते, जंगल में कहीं फिर नहीं सकते, किसी और जगह जा नहीं सकते, अपना शिकार नहीं कर सकते सपोजली, उनका भी खाना पीना बजट शजट खा पी गए हैं। मतलब दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो आप बता रहे हैं। मतलब लुटने के लिए और पूरा मुल्क है, और पूरा मुल्क पड़ा है माशाल्लाह, वहाँ पे लूट मार कर लें थोड़ी सी, बेज़बान जानवरों के खाने तक बात पहुँच गई है। मैं क्लासा साहब थोड़ी सी तस्वीर कर दूं, अगर आप माइंड नहीं करें सर। आपकी बात की, कि इंसानों को तो हम पहले ही खा चुके हैं, उनके पास तो बचा ही कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा बजट है जो जानवरों का है वो रह गया, अब हम वो खाना शुरू जिले कर दिया। हैदर बात यह है कि मुझे सम टाइम ना जब हम कहते हैं तो ये इंसान एक दूसरे की जेबों पे डाके मार रहे होते हैं ना, ये जो सहबान है वहाँ पे जो यहाँ से लूट मार रहे हैं, कोई इनको भी लूट मार कर रहा होगा ना किसी उस पे पोर्शन पे। तो बहरहाल अब इस पे आते हैं, ये जो ये बंद करने की बात हो रही है कि इसको चिड़ियाघर को बंद कर दें, इसकी क्या इसकी स्टोरी है सर? तो देखें, जब ये मीडिया पे ये स्टोरी जो है हाईलाइट हुई है, उसके बाद सिंध हुकूमत तो नहीं जागी थी, बल्कि बख्तावर ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा कि जानवरों की बद्दुआ लेने से बेहतर है कि हम सोच रहे हैं कि ये बंद कर दिया जाए, जू जो है वो बंद कर दिया जाए। कराची में आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ एक ही इंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए और लोगों के लिए, ये जू, जिसमें से इंतहाई जानवर जो है नहीं और इसमें इतनी बदबू आती है, उसका बजट सारा ही खा चुके हैं। तो बख्तावर ने कहा कि ये बंद कर दिया जाए। और 2 जो इलेक्ट्रिक फैन है पानी वाले, जिसमें से पानी का फुहारा निकलता है, वो इन हाथियों के लिए बख्तावर ने अपने पर्सनल पैसों से वो लगवाए वहां पे। और ये कहा गया है कि फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए ताकि जानवर जो है वो मरने से बच जाए। वैसे तो जिले फिर हैदर सिंध हुकूमत जागी है। मैं आपकी बात वो कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे कॉमन हाथी को देखा, बल्कि मेरे ख्याल इस्लामाबाद का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो इस्लामाबाद का चिड़ियाघर भी बंद हो चुका है, इफ आई एम राइट। यहाँ पे कॉमन हाथी के लिए हमने कैंपेन चलाई, दुनिया भर में वो अब बहुत बड़ी गुलकारा हैं, उन्होंने इसके लिए फंड्स इकट्ठे किए। तो दुनिया भर में तो जू बंद हो रहे हैं, वो कहते हैं अब इनकी ज़रूरत नहीं, वर्चुअल चीज़ें आ गई हैं, इनको सफारी पार्क में भेजें, अफ्रीका में भेजें, वहाँ पे खुश रहते। कामन को हमने देखा यहाँ पे बेचारे की वही हालत थी जो आपने वहाँ पे नूरजहाँ की बताई है। जब यहाँ से गया है, अब उसकी तस्वीरें आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, वो तो पहचाना नहीं जा रहा। तो आप समझते नहीं हैं कि अब हमारे बच्चे जो हैं, नई नस्ल है, डिजिटल एज में है, वर्चुअल वर्ल्ड में रहती है, तो अब ये बच्चों को हाथी शेर इनमें क्या दिलचस्पी उस तरह रहेगी? ये तो रोज़ अपने घरों में देखते हैं, उस पर टीवी पे, अपनी गेम्स में। ये तो हमारी जैसी नस्ल के लिए नई चीज़ें होती थी कि जो हमने क्या हाथी देखा, वो चिड़िया देखी, तो कोई बंदर देखा, पता नहीं क्या क्या देखा। तो दुनिया भर में तो जू बंद हो रहे हैं। तो बख्तावर बात तो ठीक कह रहे हैं कि अगर ये खर्चे इन्होंने खाने हैं, बजट इन्होंने खाने हैं, जानवरों का पैसा इंसानों ने खाना है, तो बेहतर है इनको ऐसा ऐसा क्लोज कर दें और इसको ये 250 पार्क वटेवर जो है, इस पर बहुत बड़ा पार्क बना दिया जाए, लोगों के लिए तफरीह कर दी जाए, जानवरों को आज़ाद छोड़ दिया जाए जंगलों वगैरह में। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दुनिया भर में जू बंद हो रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में सफारी को प्रमोट किया जा रहा है, जिद्दत आ रही है उसमें। अब आप जो है देखें, जानवरों को आज़ाद छोड़ दिया जाता है, वो घूमते हैं। इन हाथियों के लिए भी यही तजवीज़ की गई है कि इनके लिए जो है सफारी पार्क में एक बड़ी जगह जो है वो छोड़ दी जाएगी जहाँ पे ये आज़ादाना घूमेंगे फिरेंगे। अभी एक छोटे से केज में केज खत्म हो रहे हैं, केज जो है जू में जो केज लगाए जाते थे वो खत्म हो रहे हैं, लेकिन सफारी जो है उसमें जिद्दत आ रही है, लोग उसमें देख रहे हैं और वो खुद एक केज के अंदर होते हैं और चीजें आप देख रहे ठीक होते कह हैं। रहे हैं, लेकिन अब कहाँ से बंदे लाए मुझे बताएं आप। आपने खुद इनका रोना रोया, आप इनकी खुद इनकी बातें बता रहे हैं, मिसमैनेजमेंट बता रहे हैं, जानवरों के साथ जुल्म सतम बता रहे हैं, उनका खाना पीना का बजट खा गए। जब हमारे यहाँ ऐसे ईमानदार लोग ही नहीं है जो जानवरों से प्यार करें, ख्याल करें, जिनको अपने बच्चे पसंद हैं, उनके लिए वो आके हाथी या इनके बच्चों का रोजी रोटी खा जाते हैं, कहाँ से लाएं ईमानदार लोग जो जू को रन करें? बस दुनिया भर में थोड़ा सी ईमानदारी तो होती है, करैक्टर होती है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है इस तरह के जू चलाने के लिए। यहाँ तो रुथलेस लोग हैं, बेरहम लोग हैं, इंसानों को इंसान नहीं समझते। तो आप ख्याल है हाथी जानवर इनके साथ प्यार करेंगे तो लोग कहाँ से लाएंगे जो इसको चलाएंगे जू वगैरह को? जो बात आप कह रहे हैं कि सफारी बनाएं और इनको वो खुला फिरने दें, बिल्कुल फिरने दें, तो बंदे कहाँ से आएंगे सर जो चलाएं इनको मॉडर्न लाइफ पे? ये उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया है, इस पे अमल दरामद तो होना नहीं है, ये एक उनकी ख्वाहिश है। दूसरी बात यह है कि अगर आप माजी के और आज जो है पलटे तो आपको याद होगा कराची में एक शेर था जिसको खुराक पूरी नहीं दी गई थी और उसकी हालत जो है वो एक बकरी से भी बदतर हो गई थी और बड़ी सोशल मीडिया पे उसकी वायरल हुई थी फुटेज, और वो जो है उसके बाद उसका इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई। ये अभी कुछ माह पहले या कुछ साल पहले की बात है, तकरीबन 1.5 साल पहले की, कि उस शेर को भी खुराक नहीं दी गई थी। अब ये 2 हथनियां हैं, एक का नाम नूरजहां, एक का नाम मधुबाला। ये अपनी आखिरी सांसें क्या खूबसूरत नाम है यार, क्या खूबसूरत नाम है, नूरजहां, मधुबाला। क्या उनकी तारीख, मतलब सिनेमा की, म्यूजिक की, मतलब क्या आपने नाम, हमारे हालत देखे, नाम हमने कितने रहे हैं।
तरीकी और खूबसूरत नाम रखे हैं, लेकिन उन बेचारों को क्या हमने किया ये है? भूखा मार के रख दिया। नूर जहां मधुबाला वापस हैं और उन्हें पता चले जो हमारे नाम पे जिनके नाम रखे गए इनके हैं, तो वो खुद मेरा ख्याल है बहुत बड़ा फंड कायम करें। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये वाइल्ड लाइफ कोई नहीं है जो रेगुलेट करती हो? वाइल्ड लाइफ तो होगी वहाँ सिंध में, वो विजिट नहीं करते इनको जाके चिड़ियाघर को देखने के लिए कि वहाँ पे जानवरों की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है? नोबडी विजिट्स देम, या उनको भी हिस्सा मिलता रहता है कहीं? उनको हिस्सा मिलता रहता है ना। अब देखिए 40 किलो मैंने आपको बताई है कि 40 किलो एक हाथी खाता है, उसको 5 किलो दिया जा रहा है। बाकी 35 किलो जो है वो मुख्तलिफ लोगों में डिवाइड होता है। किसी के हिस्से में 2 किलो आता है, तो किसी के हिस्से में 5 किलो का बजट आता है, तो किसी के हिस्से में 10 किलो आता है। जितनी मोटी गर्दन है उतने ही पैसे उसको आसानी से मिल मतलब जाते है हैं। और वो 35 खुशो किलो जो खरम है, जो बेचारे हाथियों का जो ये बजट है उसमें से वो ये 35 किलो निकाल के ये सारे लोग मिल के अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं घर पे। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह अच्छा, आपने सही तस्वीर किया है करेक्ट कि वो कीजिएगा हाथी के पैसे जिले जो है हैदर साहब, खुराक मुझे अगर मैं बच्चों गलत कह रही हूँ कि ये वही उन्हीं हाथियों में से है ये जिनको 2009 में पाकिस्तान लाया गया था 40 मिलियन खर्च करके। ये कोई 4 हाथी थे जिनको लाया गया था 2009 में, ये उन्हीं में से है? जी, ये उन्हीं में से एक बदकिस्मत हथनी है जिसका नाम नूरजहां है। और इसका नाम भी जो आपने क्लासा साहब ने बताया कि नूरजहां मधुबाला इसीलिए रखा था ताकि लोग अट्रैक्ट हों और इसको ज्यादा से ज्यादा देखने आए और इस पर टिकट लगे और इनकी कमाई हो। उनका ख्याल नहीं रखना, जिनसे पैसे कमा रहे हैं उनको खुराक नहीं देनी, उनको भूखा मार देना है। उनके पैसे जो है इनके बच्चों ने खाने, उसकी खुराक जो है इनके बच्चों ने खानी है। वो KFC खाते हैं, इनको घास भी नहीं मिलती 40 किलो। तो जब इनको लाया जा रहा था उस वक्त भी गालिबन इसकी मुखालफत की गई थी कि इनको इनके नेचुरल हैबिटेट से दूर ना किया जाए और यहाँ पे इनफ नहीं है फैसिलिटीज़। तो किसने किए थे ये डिसीजंस? और अब इस तमाम तर सूरत हाल पे जो चिड़ियाघर इंतजामिया है, चलो ये तो ठीक है कि लोग मशवरे दे रहे हैं कि बंद कर दें, चिड़ियाघर की इंतजामिया क्या जवाब दे रही है? उनसे कौन पूछ रहा है? सर उनसे यहाँ पे बड़े बड़े महकमे ऐसे हैं जिनसे पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ हर चीज, आपने क्लासा साहब बखूबी जानते हैं कि सिंध में हर चीज एक सिस्टम के तहत चलती है। उस सिस्टम से कोई टकरा नहीं सकता, उस सिस्टम के मुतालिक कोई बात नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें एक सिस्टम के से चल रही हैं। ये कोई पूछ, चिड़ियाघर का तो नाम है, उसके अंदर एक चिड़िया भी मौजूद नहीं है। कभी आप आए और विजिट करें, मैं आपको दावत देता हूँ कि एक प्रोग्राम आप चिड़ियाघर में करें और एक चिड़िया ढूंढ के दिखाएं कि उसके अंदर भी चिड़िया है मौजूद या नहीं। अच्छा, ये बख्तावर ने इतना बड़ा ट्वीट किया, कम से कम उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस इशू को, उनको लगा कि इट्स वर्थ टेकिंग नोटिस और इस पर ट्वीट होना चाहिए, जिससे मतलब एक तरह का उस पर थोड़ी सी हलचल मची। हम भी शायद इसलिए शो कर रहे हैं कि हमें भी पता चला कि चिड़ियाघर में ये हो रहा है। तो उसके बाद मतलब उनका एक क्लाउट है, वो जरदारी साहब की बेटी हैं, बिलावल की बहन है, फिर भी सिंध हुकूमत की तरफ से कोई हलचल नहीं मची ये बिलावल के सारी बख्तावर के ट्वीट के बाद। देखिए पहला विजिट तो गवर्नर सिंध ने और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने किया था और उस पर नोटिस लिया था। उसके बाद फौरी बाद जो है बख्तावर का ट्वीट आया, तो फिर नासिर हुसैन शाह वहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने बड़े मोटिव लिए, वहाँ पे जाके उन्होंने ये सारा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनके बिल्स निकाले हैं, कितने पैसे उनके पेंडिंग है। तो उसके बाद से ये सारी हलचल मची है। और ये अनकरीब जो है ईद के फौरन बाद जो हमारे जराए वो यही बता रहे हैं कि इसको बंद कर दिया जाएगा जब तक के तमाम बजट जो है वो बहाल नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टर्स को उनके पैसे नहीं दिए जाते। और इतना बजट और ऐसी एक टीम, अच्छी टीम वहाँ मौजूद नहीं होती जो कि इन जानवरों का, बेजुबान जानवरों का ख्याल रख सके। अच्छा, मेरा ख्याल है लास्ट कमेंट के ये बख्तावर साहबा जो हैं, बाज़ लोग एनिमल लवर्स होते हैं, इन्हें नूरजहां और मधुबाला जो हैं वो एलिफेंट से उनको अडॉप्ट करना चाहिए। दे कैन अफोर्ड इट, उनका ख्याल मतलब विजिट कर सकते हैं, उसमें वंस और ट्वाइस से मानते हैं, कैन विजिट इट। उन्हें मेरा ख्याल अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ वहाँ पे जो मुखैर हजरात हैं कराची में, बहुत बड़े मुझे पता है डोनर्स हैं, उन्हें वहाँ पे जानवरों को अडॉप्ट करना चाहिए। वो थोड़ा सा उनकी अपनी पर्सनल लेवल पे ख्याल करें, वो करते भी हैं। कराची के लोगों में बहुत ज़्यादा चैरिटी की जाती है। तो ये भी थोड़ी सी मेरा ख्याल है, अगर कोई इस तरफ शऊर फैलाया जाए तो इस आइडिया को इतना बुरा भी नहीं है कि लोगों को अडॉप्ट करने चाहिए जानवर। सर करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं लोग। मुखैर हजरात यहाँ खाने भी खिला रहे हैं, मुखैर हजरात जो है यहाँ लोगों को मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, मुखैर हजरात राशन भी बांट रहे हैं। लेकिन सर अरबाब इख्तियार का भी तो कोई हक होता है, उनके भी कोई लाइबिलिटी। वो सर दुबई, वो सर इंतजामिया क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, वो ये दुबई में, जनीवा में, लंदन में, स्पेन में, यूरोप में जदादे बना रहे हैं सर। जो रूलिंग लीड है सर, वो उसमें बिजी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लूट मार कर रहे हैं तो हम जानवरों बेचारों को हम छोड़ दें कि क्या करें, वो कुछ नहीं करेंगे। बहरहाल ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है क्लास साहब, और ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जिले हैदर साहब बहुत शुक्रिया, इस मैटर पे हमने आपसे बात की और बस हमारे पास जब थोड़ा सा टाइम होगा उसमें क्लास साहब से हम कमेंट लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। क्लास साहब, जो ये ज़िले हैदर साहब बता रहे थे और जिस तरह से आपने भी ये जिक्र किया कि बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल लवर्स हैं, और स्पेशली जिस तरह बख्तावर का ये ट्वीट है, और वो जितनी शी कैन अफोर्ड, ज़ाहिर है हर तरह की लग्जरी रूलिंग पार्टी से वो बिलोंग करती हैं, फैमिली से वो बिलोंग करती हैं, तो ऐसे मौके पे सिर्फ एक ट्वीट इज़ सफिशेंट। और दूसरा ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि इसको बंद कर दिया जाए, इसके पीछे भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है? ये 250 एकड़ अराजी है और बड़ी कीमती ज़मीन है ये। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं भी साथ में हूँ, शायद लोगों को ना इस बात की वो है, बहुत सारे लोग भी खुश होंगे। मेरा ख्याल है जू का कल्चर ख़त्म हो रहा है पूरी दुनिया में। अब इनको लिए राइट्स की, एनिमल राइट्स की बड़ी मूवमेंट्स हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे हम फ्री रहते हैं, कोई मुझे उठा के पिंजरे में डाल दे, कोई हम सबको डाल दे, हमें कैसे फील होगा? आपने उठा दे और फिर आप उसके बाद उनको रेगुलेट करें, उनको मारें पीटें, उनको पिटाया करें, बहुत कुछ होता है। सो बेहतर है कि एक वाइल्ड लाइफ है, दुनिया भर में होती है। अब वो सारे सफारी पार्क्स हैं, उनका ख्याल रखा जाता है, ट्रेनर होते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे पूरा एक एनवायरनमेंट दिया जाता है। जैसे कॉमन हाथी की मैंने आपको मिसाल दी कि जो कॉमन इस्लामाबाद जू में था, जो वहाँ पे किया है, उसमें भेजा है हमने वहाँ पे, मेरा कंप्यूटर किया है शायद, या अफ्रीकन उसमें किसी कंट्री में, उसकी वीडियोस देखे पहचाना नहीं जाता। आप या तो उनकी केयर नहीं कर सकते। अगर ये हाल करना है जो जिले हैदर बता रहे थे कि 40 किलो की बजाय 5 किलो खिला के 35 किलो की ये खुराक खाने का पैसा जो है, अगर सारे अफसरान ने, अहलकारों ने खा जाना है, तो फिर आपने क्या करना है? इन पे जानवरों पे जुल्म करके, ज्यादती करके आप कौन सी एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं? और सिर्फ यही नहीं है क्लासेस साहब कि उनको खुराक कम दी जा रही है, उनको कैद में रखा हुआ है, तन्हाई का वो शिकार है, और उसके अलावा उनको केयर ही नहीं मिल रही। वो बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।